देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं मीणा जाति से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी उस समय की है जब युवा अवस्था में मैं एक लड़की से प्रेम कर बैठा। वैसे तो प्रेम करना कोई गलत काम नहीं होता, लेकिन फिर भी गांव वाले अमूमन एक आदमी को बदनाम करने के लिए काफ़ी होते हैं। गांव में मेरी चर्चा इतनी होती थी कि सबसे बेकार नाम वालों में मुझे टॉप पर रखा जाता था। स्नेहा नाम की वो लड़की जो मेरे दिल और दिमाग दोनों जगह निवास करती थी, मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता था। लेकिन इन सब बातों से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाज़ा भी मैं अपनी ज़िंदगी में लगा नहीं पाया। जब मुझे स्नेहा का कॉल आया तो उसने बताया कि आज उसके पापा किसी काम से बाहर जा रहे हैं और वो अपने घर पर अकेले होंगे। ऐसे मौके पर वो दोनों आपस में मिल सकते हैं। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैं उससे मिलने के लिए बिल्कुल तत्पर था। जैसे तैसे शाम के 6 बजे और मैं अपनी बाइक लेकर घर वालों से झूठ बोला और उसके गांव की तरफ निकल गया। घर वालों को मैंने बताया कि मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने वाला हूँ। घर वालों ने मुझे इनकार नहीं किया और जाने की अनुमति दे दी। और मुझे क्या चाहिए था। शाम के 3 बजे के आसपास मैं अपनी बाइक को लेकर घर से निकल गया। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त संदीप के पास पहुंचा और उसे अपने साथ जाने को कहा। पहले तो संदीप ने मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद के आगे उसे भी घुटने टेकने पड़े। तकरीबन 10 दिन के बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अपने दोस्त को पूरी तरह तैयार करने के बाद अब वक्त हो चुका था नरोदा गांव की तरफ जाने का। इस गांव से मुझे बड़ा ही लगाव था। हर महीने में 1 या 2 बार तो इस गांव में पहुंच ही जाता। खुशी के मारे मैंने बाइक की स्पीड को काफ़ी बढ़ा दिया था और गांव की दूरी ज़्यादा नहीं थी। तकरीबन आधे घंटे चलने के बाद हम दोनों दोस्त उस गांव तक पहुंच गए। गांव में हमने देखा कि आज काफ़ी सन्नाटा था, लेकिन इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी भय नहीं था, बल्कि हमें खुशी हुई कि गांव में बसने वाले इस सन्नाटे से एक बात भी साफ हो रही थी कि आज बगल वाले गांव में अवश्य ही कोई फंक्शन है जिसमें सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मैंने स्नेहा को कॉल मिलाया तो उसने बताया कि अभी उसके पापा घर पर ही हैं, वो बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस गांव में बनी दुकान वाला आदमी काफ़ी देर से हमें घूर रहा था। कुछ देर तक तो मैं उसकी नज़र से नज़र मिलाता रहा। बाद में मैं उसके पास पहुंचा और बोला, अरे भाई साहब, ज़रा एक चॉकलेट तो दीजिए। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका व्यवहार मुझे थोड़ा कड़वा लगा। उसने मुझे गंभीरता के साथ एक चॉकलेट दे दी, लेकिन उसके बोलने का अंदाज भी शायद मेरी तरफ भड़क रहा था। उसने भारी आवाज़ में कहा, पैसे तो दे दो, निकल जाओ यहाँ से। उस आदमी के मुंह से निकले हुए ये शब्द मुझे बड़े ही ठोस पहुँचाने लगे। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपका यही बोलने का तरीका है? जो आपके मुंह में आ रहा है वही बक रहे हो? हम दोनों के बीच में अब बहस छिड़ने लगी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे किसी तरह वहाँ से समझाया और अपने साथ ले चला। कहीं ना कहीं मुझे इस बात पर विश्वास होने लगा था कि अब इसको मेरे बारे में कुछ पता चल चुका था। शायद ये जानता है कि मैं यहाँ किसी लड़की के चक्कर में घूम रहा हूँ। मुझे भी एहसास हुआ कि इस स्थान पर ना रुकना ही फ़ायदेमंद होगा। लिहाजा मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और उस दुकान के पीछे वाले एक बड़े से मैदान में पहुंच गया। शायद वहां क्रिकेट का एक बड़ा सा मैदान बना हुआ था। पहले से उस मैदान के अंदर कुछ युवा लड़के मौजूद थे जो शायद क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का अखिल भी था, जो पहले मेरे साथ ही पढ़ाई करता था। उस वक्त तक अखिल और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके भी कभी कभार हम दोनों फ़ोन पर आपस में बातचीत करते रहते। जैसे उसने मुझे वहाँ पाया तो उसने आवाज़ देते हुए मुझे अपने पास बुलाया और उसके बाद हम दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। शायद वो भी समझ चुका था कि आज मैं उसके गांव क्यों आया हूँ। वो मुझे साफ शब्दों में बोल पड़ा, अरे भाई, भाभी के क्या हाल चाल हैं? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराते बोला, बस सब बढ़िया चल रहा है, अभी तो आगे का पता नहीं है। इसी बीच मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन पर मेरी गर्लफ्रेंड स्नेहा थी। स्नेहा ने पूछते हुए कहा, अरे कहाँ हो तुम? अभी तक हमारे गांव के दूसरे छोर जहाँ पानी का कुंड पड़ता है ना, वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? तो मैंने भी उसे बताया कि मैं अपने दोस्त अखिल के पास रुक गया था। अखिल को वो काफ़ी अच्छे से जानती थी।
जिस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बाद में मैं वहाँ से चल पड़ा और इस वक्त शाम के 6 बजने के बजाय शाम के 7 बजने को आए थे। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था और अब आसमान से सूरज भी पूरे तरीके से गायब हो चुका था। इस वक्त मैं उस पानी के कुंड के पास पहुंच गया जहां स्नेहा पहले से ही बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। हल्का अंधेरा होने के साथ ही मैंने अपने दोस्त को वहीं पर बैठने को कहा। तभी मेरा दोस्त मेरी तरफ एक छोटी सी मुस्कान देता बोला, तुम दोनों आपस में बातचीत करो, तब तक मैं अपना फ़ोन चला लेता हूँ। और इतना बोलकर वो तो मेरी बाइक के पास ही बैठ गया। मैं स्नेहा के पास पहुंचा और उससे प्रेम भरी बातें करने लगा। तकरीबन आधा घंटा बीत गया। फिर जाकर स्नेहा ने मुझे बताया कि अभी हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को भूतों से ग्रस्त माना जाता है और उसे वहाँ काफ़ी डर भी लग रहा है। इससे अच्छा है कि अब अमित को अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन मैं भी मानने को कहाँ तैयार था और मैंने स्नेहा से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता यार, बस लोगों का अंधविश्वास है। मेरी बातों पर विश्वास करते हुए वो कुछ देर तक और वहीं बैठने को तैयार थे। फिर कुछ देर बीतने के बाद मुझे अपने दोस्त की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत ही अपनी बाइक की तरफ पलटा तो उसने मुझे कॉल किया और बोला, मुझे लगता है इस तरफ कोई आ रहा है, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं बगल में मौजूद एक झाड़ी के पीछे चला गया और वहीं से बैठकर अगल बगल के नज़ारे को देखने लगा। मेरा दोस्त अभी भी कॉल पर ही था, लेकिन उसकी ओर से अभी तक कोई संदेश नहीं था। तो मैं चुपचाप उस झाड़ी के पीछे से वहाँ का नज़ारा देखता रहा। अब हमने गुफ्तगू करना बंद कर दिया था। हल्की हल्की चांद की रोशनी में इस अंधेरी रात में हमें कुछ दिखाने के लिए कायम थे। चांद की रोशनी से हम इधर उधर के नज़ारे को आसानी से देख पा रहे थे। तभी मुझे कुछ ऐसा नज़र आया जो वास्तव में डरावना तो नहीं था, लेकिन अजीब होने की भी हद नहीं थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई आदमी अपने सर को नीचे रखकर वो अपने पैरों को ऊपर करके उस इलाके में चल रहा है। इससे पहले कि मैं कोई स्टेप उठाता, स्नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमी सी आवाज़ में कहा, सामने देख रहे हो, ये दृश्य तुम्हें देखने में जितना अजीब लग रहा है उतना ही खौफनाक भी है। एक पल के खातिर तो मैं भी अचंभित रह गया। बाद में उसने बताया कि वो एक शैतान है और उसकी नज़र गलती से भी हमारे ऊपर पड़े तो हम अपनी जान गंवा सकते हैं। और साथ ही स्नेहा का कहना था कि इस स्थान पर सिर्फ एक शैतान नहीं है, बल्कि ये पूरा इलाका भूत और शैतानों से जुड़ा हुआ है। इस स्थान को भूतों का अड्डा कहते हैं। तभी मैं धीमे धीमे हंसता हुआ बोला, अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता, बस लोगों का भ्रम ही है, उनको अंधविश्वास में धकेलता है। रुको, मैं अभी उस शैतान को पकड़कर तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। इस बार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड स्नेहा की एक ना सुनी और जल्दी से उस मैदान के बीचों बीच पहुँच गया। लेकिन अब तक वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी जो उल्टी चल रही थी। उस सन्नाटे के बीच मेरे कदम खामोशी भरी इस रात को आवाज़ों में गुजारने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन एक अजीब से गहरे सन्नाटे ने तहलका मचा रखा था। अभी मेरे पीछे से आवाज़ आई, किसे ढूंढ रहे हो? ये आवाज़ थोड़ी मोटी थी और साथ ही जानी पहचानी भी नहीं थी, जिस वजह से मैं हल्के हल्के स्टेप के साथ पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आंखों से निकलता हुआ खून और बिना पैरों के हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा शैतान जो सच में हर किसी को कपकपा देने में कायम था। उस समय तो मेरा गला भी सूख चुका था। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी और मैं चाहकर भी अपने हाथ पैरों को हिला नहीं पा रहा था। सब कुछ मेरे लिए सुन्न हो चुका था और उस शैतान के कानों के अंदर से भी कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका सर फटा हुआ है और उसके अंदर से मक्खियों के भिन भिन की आवाज़ आ रही हैं। उस समय घोर अंधेरा था क्योंकि आसमान में छाए हुए चांद के ऊपर काले बादलों ने डेरा जमा रखा था। लेकिन जैसे हल्की हल्की रोशनी उस भयानक शरीर पर पड़ी तो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किसी प्रेत पर विश्वास किया। सच में उसका सर फटा हुआ था और उसके अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू निकल रही थी। मैं पूरा अंदर तक कांप रहा था और इसी बीच अचानक एक भयंकर आवाज़ ने मेरे कान खड़े कर दिए। ये आवाज़ मेरे जस्ट पीछे से आ रही थी। जब मैं पीछे मुड़ा तो उसी की तरह दिखने वाला एक और शैतान, जिसका भी जबड़ा बाहर निकला हुआ था और मक्खियाँ उसके सर के आर पार घूम रहे थे। उसके शरीर में अजीब अजीब छेद बने हुए थे, मानो उसकी बॉडी किसी कीचड़ में पड़ी हो। तभी मैं उसे देखकर इतना डर चुका था कि मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देख पाया, लेकिन बावजूद इसके भी मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा,
शायद अगल बगल वाले लोग मेरी मदद कर सके। फिर कुछ समय के बाद ही मेरा दोस्त जिसने मेरी जान बचाई वो हाथ पकड़कर मुझे बाइक की तरफ ले गया और वहीं पर मेरी गर्लफ्रेंड थी। हमने उसे उसके घर तक छोड़ दिया और इस तरह इस दहशत भरी कहानी का अंत हुआ। लेकिन उस दिन के बाद मैं उस गांव में नहीं गया क्योंकि उस घटना ने मेरे अंदर तबाही मचा दी थी। शायद अब प्रेमिका से मिलने का उतावलापन भी खत्म हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी बार बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। शायद ये उस डर की वजह से हो रहा है जो मेरे दिल में बैठ चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।